जीवन में खुश रहना है और खुश रहने के बहाने खोज लेने हैं, क्योंकि खुश रहने का बहाना इधर उधर घूमता रहता है, आपको उसमें से खोज लेना है, अदरवाइज आप खुश नहीं रह पाएंगे। इतने टेंशन है जीवन में, आदमी को उसमें से खुश रहने के लिए कारण निकाल लेना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे नजर में जिसमें आदमी खुश रहने के बहाने खोज लेता है। ठीक है, जिसका एग्जाम में अच्छा नहीं भी गया, मान लो किसी का एग्जाम अच्छा नहीं भी गया, तो वो इस चीज को सोच के खुश रह सकता है कि हमको इससे सीखने को मिला है, अगले बार हम और बेहतर करेंगे। किसी का एग्जाम अच्छा गया तो खुश है वो। ठीक है, आइए हमारे पास एक लिक्विड फ्लूइड है और जिस फ्लूइड का डेंसिटी फिक्स है, क्योंकि लिक्विड फ्लूइड का डेंसिटी फिक्स रहता है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे स्टोक्स लॉ का, तो वो क्या कहता है ध्यान से समझेंगे, आखिर क्या इसकी खासियत है। ठीक है, जैसे कोई भी एक मान लीजिए टब है, उसमें फ्लूइड है, तो फ्लूइड पार्टिकल्स, ध्यान से समझिएगा, अभी हम थोड़ा प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं, फ्लूइड के प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, उसी से स्टोक्स लॉ को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ फ्लूइड पार्टिकल है, यहाँ फ्लूइड पार्टिकल है, यहाँ फ्लूइड पार्टिकल है, और फ्री सरफेस पे भी फ्लूइड पार्टिकल है, होगा, इसके ऊपर तो फ्लूइड नहीं होगा, होगा क्या? ठीक है, फ्री सरफेस सॉलिड, ये फ्री सरफेस लिक्विड के पास होता है या गैस के पास होता है, या दोनों के पास होता है? लिक्विड के पास होता है, फ्री सरफेस गैस के पास नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि जिस जार या फिर जिस सिस्टम के अंदर वो बंद है उसका वॉल्यूम क्या है। तो गैस चूंकि एक्सपैंड कर सकता है, तो अभी हम लोग फ्री सरफेस बात कर रहे हैं एक फ्लूइड का, लिक्विड फ्लूइड है। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े हैं आप लोग। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक मॉलिक्यूल के आसपास के जो नाइबर उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अब यहाँ का जो भी आसपास का मॉलिक्यूल होगा वो फोर्स लगाएगा, तो इधर के मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगाएगा, इसके साइड वाला का इधर लगाएगा, यहाँ का फोर्स इधर मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगाएगा, इधर वाला मॉलिक्यूल इधर लगाएगा, इधर वाला मॉलिक्यूल इधर लगाएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, इस तरह से सारे फोर्सेस लगते रहेंगे। और यदि फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड बाय नाइबर मॉलिक्यूल्स विल बी 0, और वो वहीं रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप टॉप सरफेस की बात करें, फ्री सरफेस जो है, क्यों फ्री सरफेस लिक्विड में नजर आता है, क्योंकि अब इस पॉइंट पे हम बात करेंगे तो इधर का मॉलिक्यूल इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर का इधर अट्रैक्ट करेगा, इस साइड का यहां अट्रैक्ट करेगा, यहाँ का इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर का यहां अट्रैक्ट करेगा। अपवर्ड में तो कोई अट्रैक्ट करने वाला है नहीं। ठीक है, इसीलिए आप देखिए कि जो टॉप सरफेस पर फ्लूइड का पार्टिकल है वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ऊपर उसको कोई फोर्स मिल ही नहीं रहा है ना। ऊपर में तो एयर है, तो एयर का पार्टिकल थोड़ी ना, क्योंकि उसका सेम पार्टिकल थोड़ी ना है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एयर के पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल को थोड़ी ना अट्रैक्ट करेंगे। तो उस केस में क्या मिलेगा आपको फ्री सरफेस पर? आप देखिए, एक तो ये फोर्सेस नेगेटिव एक्स में, एक पॉजिटिव एक्स में, और कुछ फोर्सेस का कॉम्पोनेंट आ रहा है वाई एक्सिस में, जो कि उसको अट्रैक्ट करके उसको उस पार्टिकल को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और वहां पर हम फ्री सरफेस को डिफाइन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्लूइड लिक्विड फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। गैस की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, और जब नेग्लिजिबल होगा उस केस में तो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जिधर मौका मिलेगा रैंडम मोशन होगा, जिगजैग पाथ फॉलो करेगा, और उसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसमें आए तो अलग अलग सब जगह पर फोर्सेस अलग अलग, जैसे यहां पर इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्सेस मिल रहे हैं, और सारे फोर्सेस का समेशन 0 है। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसा कंडीशन जिसमें मान लीजिए इसी में हम थोड़ा शो करने की बात करें, अब ध्यान से समझिएगा।
मान लीजिए कि कोई एक स्फेरिकल स्फेरिकल कोई मेटल है जिसका डेंसिटी, यहां पर जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी रो है, और कोई मेटल स्फेरिकल मेटल है जिसका डेंसिटी सिग्मा है, तो कहेंगे कि स्फेरिकल मेटल बॉल हैविंग डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा। अब थोड़ा कहानी समझिए, फिर ध्यान से हम लोग इसको आगे समझेंगे और फिर स्टॉक लॉ पे आएंगे। स्टॉक लॉ के आने से पहले कि ये सारी कहानियां हैं ताकि आप स्टॉक लॉ को अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। आप समझिए, मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉल है मेटल का, तो उसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा। फ्लूइड का डेंसिटी कितना है, रो। ठीक है, मेटल है तो इन जनरल मान के चलते हैं कि हम सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बायंट फोर्स, फोर्स ऑफ बायंसी या बायंट फोर्स क्या होता है। बायंट फोर्स पढ़े हैं आप लोग, बायंट फोर्स पढ़े हैं ना। बायंट फोर्स क्या होता है, बायंट फोर्स और फोर्स ऑफ क्या होता है, बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। कह सकते हैं, ठीक है, पूरी तरह से सच नहीं है ये। हम्म, तो हाँ ठीक है, किसी बकेट में हम ग्लास डाल देते हैं तो वो उसको लिफ्ट अपलिफ्ट कर देता है, ठीक है, सही है। और हम फोर्स नहीं लगाते, एक्चुअली वो जो ग्लास डालते हैं ना, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे जाने की कोशिश करता है, और जो फ्लूइड है, यदि वाटर है तो वाटर उसको अपलिफ्ट करेगा, वो बाइंड फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो बाइंड फोर्स या फोर्स ऑफ बायंसी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो फ्लूइड फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसका डेंसिटी क्या है। यदि डेंसिटी रिमार्केबल है या फिर डेंसिटी सिग्निफिकेंट है तो वो फोर्स भी सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हम मान लीजिए कि सपोज करें कि हम एक हाइट से नीचे कूदे, तो बाइंड फोर्स थोड़ी लगता है हम लोग पर, लगता है, पानी में जाएंगे तो लगेगा, लेकिन हवा में नहीं लगता, क्योंकि हवा में जो हवा का डेंसिटी है वो बहुत कम होता है। तो उसमें बाइंड फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगेगा जो कि बॉडी पर, जो उसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी इसी पे डिपेंड करता है। तो बाइंड फोर्स किसको कहेंगे, उसका अमाउंट कितना होगा, आप लोग पढ़े हैं, बोलिए, पढ़ाई किया है आपने इस बात पर, बोलिए, क्या कहेंगे, बाइंड फोर्स किसको कहेंगे, बहुत खराब हाल है। ध्यान से समझिएगा, बाइंड फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था, मुझे लगा आपको पता होगा। सब लोग ने 9th क्लास पास किया है, कोई ऐसा विद्यार्थी है जो 9th क्लास में 2 बार फेल हुआ हो, कोई नहीं होगा, है कोई ऐसा विद्यार्थी, नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि एक क्यूब है जिसका हाइट, ये हाइट को आप मान लीजिए कि h है, एरिया को a मान लीजिए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, a इंटू एच, होगा या नहीं। अब इस क्यूब का डेंसिटी जो है मान लेते हैं सिग्मा है, ठीक है, अब ये क्यूब का डेंसिटी सिग्मा है। अब ये सिग्मा मतलब डेंसिटी है, तो हो सकता है कि ये क्यूब मेटल का हो, ये क्यूब वुडन मटेरियल का हो, ये क्यूब कोई फॉर्म का हो, फॉर्म मतलब जो जिससे बेड बनता है या फिर सोफा वगैरह बनता है वो फॉर्म, उसकी बात कर रहे हैं, या फिर कोई और प्लास्टिक मटेरियल है, कुछ भी हो सकता है।
अब ये यदि इस फ्लूइड में, ये फ्लूइड मान लीजिए कि इसका डेंसिटी रो है, ठीक है। अब ये इसमें इंटर कर रहा है, तो ये नीचे जाएगा या वहीं रुकेगा या ऊपर सरफेस से ऊपर दिखेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? हाँ, किसका डेंसिटी? ये जो ब्लॉक लिए हैं उसका डेंसिटी। तो ब्लॉक का डेंसिटी में क्या डिपेंड करेगा, क्या होगा? ब्लॉक का डेंसिटी इससे ज्यादा होगा, नीचे चला जाएगा। और यदि इस सिग्मा रो के बराबर हुआ तब, और यदि सिग्मा रो से छोटा हुआ तो? यदि सिग्मा रो के बराबर है तो आप कह रहे हैं फ्लोट करेगा, तो सिग्मा रो से छोटा होगा तब क्या होगा? और यदि बराबर होगा तो? बीच में मतलब कहां? यहां? हाँ, बोलिए, ये एक प्रश्न है, बोलो, बोलिए। हाँ प्रियांजलि बोलो। अपर लेयर किसका फ्री सरफेस? फ्लूइड का फ्री सरफेस तो ये है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है, सिचुएशन ये है कि यदि सिग्मा रो से ज्यादा हुआ तो आपका कहना है कि नीचे चला जाएगा, सिंक कर जाएगा। सिग्मा रो के कम हुआ तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, और सिग्मा रो के बराबर हुआ तब? ठीक है। आप लोग 3 लड़के हैं, डर महसूस नहीं ना होता है? कल से चाकू लेके आइएगा, सेल्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। तीनों बोलिए, बॉयज लोग बोलिए। अरे जो इच्छा है बताइए, हम थोड़ी ना किसी को गलत कर रहे हैं। यदि आप नहीं बताएंगे तो हमको ये लगेगा कि आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। कम से कम बताइए, नहीं सही होगा या गलत होगा हम बताएंगे फिर उसमें। बोलो, बोलो, क्या जी, तुमको क्या कहना है, बोलो। है? जितना जोर से तुम बोल रहे हो ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि यदि कोई भी ब्लॉक या कोई भी बॉडी यदि लिक्विड में या फिर कह लीजिए कोई फ्लूइड में, लिक्विड फ्लूइड में जब उसमें वो इंटर कर रहा होता है, तो उसके थ्रू डिस्प्लेस वाटर, उसके थ्रू डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, उसके थ्रू, बात को ध्यान सुनिए, उसके थ्रू डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, वही क्या बन जाता है? बाइंड फोर्स बन जाता है। ठीक है। वेट कैसे? कहने का मतलब ये कि रो हो गया, रो किसका डेंसिटी है? जो लिक्विड है जो डिस्प्लेस्ड हुआ है उस बॉडी के इंटर होने से, जो बॉडी इंटर हो रहा है तो उसके थ्रू जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका डेंसिटी है। जी तो है ही, तो स्पेसिफिक वेट मिल गया। अब वो कितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है? जितना वो इंटर कर रहा है, ठीक है। तो जितना वो इंटर कर रहा है उतना अमाउंट का वॉल्यूम ही उसका क्या बन जा रहा है? उसका डिस्प्लेस वॉल्यूम हो रहा है, और वही उसका बाइंड फोर्स बन रहा है। तो जैसे जैसे ब्लॉक अंदर जाएगा बाइंड फोर्स बढ़ेगा, और बाइंड फोर्स बढ़ता बढ़ता उस समय तक बढ़ेगा जब तक कि वो बॉडी पूरी तरह से उस लिक्विड में या फिर उस फ्लूइड में डीप ना हो जाए। डीप होने के बाद उसका एक फिक्स वैल्यू रहेगा जो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसमें ब्लॉक डीप गया है, दूसरा जी का वैल्यू, और तीसरा उस ब्लॉक का या उस बॉडी का क्या वॉल्यूम है। ठीक है, तीनों के बराबर। मान लीजिए, सपोज करें कि यदि हम ये ब्लॉक यदि लकड़ी का हो, वुडन मटेरियल का बना हो, ठीक है, तो और वुडन मटेरियल का बना हो और उसका जो सिग्मा है वो लगभग रो के बराबर आ जाए, ठीक है, लगभग रो के बराबर हो, तो यदि मान लीजिए सिग्मा रो के बराबर हो गया तो उसका वेट कितना होगा? वेट कितना होगा उसका? सिग्मा जी इंटू उसका वॉल्यूम, उसका वेट होगा।
और यदि सिग्मा रो के बराबर है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम बाइंड फोर्स कितना होगा, रो जी और उसका वॉल्यूम। क्योंकि सिग्मा रो के बराबर है इसलिए बाइंड फोर्स भी ऊपर जितना होगा उतना उसका वेट होगा। और ये बाइंड फोर्स कब बराबर होगा उसके वेट के, जब वो ब्लॉक पूरी तरह से इंटर कर जाएगा। यदि पूरी तरह से इंटर नहीं करेगा तो टोटल वॉल्यूम ले ही नहीं पाएंगे हम। जब टोटल वॉल्यूम उसका ले लेंगे तभी तो वो बाइंड फोर्स उसके वेट के बराबर होगा। तो वो कंडीशन जो आपने कहा या किन्हीं ने भी कहा कि सिग्मा यदि बराबर होगा रो के तो उसका टॉप सरफेस ब्लॉक का उसके फ्री सरफेस के साथ मैच कर जाएगा, ये सही है। क्योंकि फ्री सरफेस जब उसका टॉप सरफेस से मैच कर जाएगा यानी कि वो बॉडी पूरी तरह से सबमर्ज्ड हो जाएगा उसमें, तो एग्जैक्टली बाइंड फोर्स के लिए जो वॉल्यूम चाहिए होगा वो उस बॉडी का वॉल्यूम होगा। जी तो दोनों के लिए सेम है, और यदि सिग्मा और रो बराबर हैं तो एग्जैक्टली बाइंड फोर्स उसके वेट के बराबर होगा, और बॉडी पर नेट फोर्स 0 तो बॉडी वहीं रुक जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या कह लीजिए बॉडी बैलेंस होना चाहिए। बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा, बॉडी बैलेंस होगा तो वहीं रुक जाएगा वो। और यदि मान लीजिए आपने अपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने उस ब्लॉक को नीचे फोर्स दिया तो क्या होगा, वो वापस क्यों आ जाएगा? हाँ, बायन फोर्स से मैक्सिमम वैल्यू है, वो ज्यादा कहां हो रहा है, अंदर जाने से ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। मान लीजिए कोई ब्लॉक जो है वो पानी में डूबा हुआ है लेकिन सरफेस पे ही है, सरफेस के पास ही है, और उसको आप और अंदर डाल दीजिए, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उसका वॉल्यूम डिस्प्लेस वाटर जो उसने डिस्प्लेस किया है उसके वॉल्यूम से ज्यादा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। और ज्यादा नहीं होगा जब तक तो बाइंड फोर्स चेंज कैसे करेगा? डेंसिटी उस फ्लूइड का फिक्स है, जी फिक्स है, वॉल्यूम उस ब्लॉक का फिक्स हो गया, रिएक्शन कहां से लगेगा? जब तक ग्राउंड को हिट नहीं करेगा रिएक्शन कहां से आएगा? आ? बोलिए। देखिए यदि डेंसिटी बराबर है और आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया है तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। यदि डेंसिटी बराबर नहीं है दोनों का, मान लीजिए कि सिग्मा जो है वो रो से कम है, सिग्मा किसका डेंसिटी है, सिग्मा डेंसिटी है ब्लॉक का, वो कम है रो से, तो थोड़ा सा मास, थोड़ा सा उसका पार्ट जो है बॉडी का वो ऊपर होगा। आप फोर्स देंगे तो फोर्स देंगे, एक्सटर्नल फोर्स आपने दिया, लेकिन चूंकि सिग्मा जो है वो रो से कम है तो रो जो बाइंड फोर्स है वो डोमिनेट करेगा, उसको फिर से ऊपर लिफ्ट कर देगा। लेकिन यदि बराबर है तो आप फोर्स देंगे तो वो फोर्स के कारण नीचे जाएगा और ग्राउंड को हिट करेगा वो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स डोमिनेट कर गया। इससे पहले उसका वेट और बाइंड फोर्स बराबर था, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स उसका, अब फोर्स लगा हटा लिए, तो फोर्स लगाने के हटाने के बाद बॉडी पे फिर से नेट फोर्स क्या हो गया, 0। लेकिन जो इनिशियली उसको स्पीड मिला उस स्पीड से वो चलता रहेगा, क्योंकि यदि किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो उस बॉडी का एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0। और यदि किसी बॉडी का एक्सेलेरेशन 0 है तब क्या होगा? My question is simple, that if a body has 0 net force, so we can imply that the acceleration of the body will be 0, because F net is equal to mass into acceleration. So if F naught is 0, it means acceleration of the body is 0. Now my question is, if the acceleration of the body is 0, then what will be the effect on its velocity? Its velocity will remain constant. If body is in rest state, then it will remain in rest state होगा। लेकिन यहां पर मान लीजिए आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया और फोर्स देके हटा लिया तो फिर नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन उसके पास स्पीड है, उस स्पीड को मेंटेन रखेगा, क्योंकि बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, तो वो अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, तो वो उस स्पीड से नीचे जाता रहेगा, ठीक है। ये इसलिए डिस्कस किए क्योंकि ये यहां पर काम आएगा। अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे स्टॉक लॉ में।
वहां से निकालेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, एक ऐसा वेलोसिटी जहां पर बॉडी का, बोलो, हाँ चलिए कोई नहीं, स्टॉक लॉ पढ़ेंगे, इसको राइट डाउन के लिए। किसी को कोई मन में शंका है या सवाल है या दुविधा है या कोई भी मन में विचार है तो पूछिए हमसे। क्या आप मेरी बातों से सहमत? ठीक है। अब क्या है कि यहां पर एक स्फेरिकल हम लोग मेटल ले रहे हैं, स्फेरिकल मेटल बॉल। स्फेरिकल इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, जैसे आप सोचिएगा ड्रॉपलेट, जैसे आज ही बारिश हो रहा था तो बारिश की जो बूंद होती है वो ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप का हो जाता है। क्यों होता है? जो सॉफ्ट बबल है, जैसे सर्फ में जो बबल उठता है, आप कपड़ा धोते हैं उसमें बबल उठता है, या हाथ में भी आप सर्फ या फिर साबुन आप लगाएंगे तो बबल छोटे छोटे उठेंगे। तो वो जो बबल होता है वो स्फेरिकल ही शेप का क्यों होता है? होता है ना, स्फेरिकल शेप का होता है ना। कभी देखे हैं ट्रायंगुलर शेप का, पिरामिड शेप का? हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है। होता है। उसका रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन ये है कि कोई भी सरफेस, आप कोई भी बॉडी ना अपने फ्री सरफेस जो है ना उसको मिनिमाइज रखना चाहता है। मिनिमाइज रखना चाहता है मतलब कि वो अपने एनर्जी को मिनिमम एनर्जी स्टेट में रखना चाहता है और अपने सरफेस को मिनिमाइज करना चाहता है। आज हम अभी सरफेस टेंशन पढ़ाएंगे अगले क्लास में, तो उसको भी आप समझाएंगे आपको। तो फ्री सरफेस जो है वो मिनिमाइज रहना चाहता है, या अपना वॉल, अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है या जो उसका एक्सपोज्ड एरिया है उसको मिनिमम रखना चाहता है वो, ताकि मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहे। और ये स्फेरिकल शेप में मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है। और यदि मान लीजिए उसके अलावा कोई दूसरा शेप होगा उसमें उतना पॉसिबल नहीं, कहीं नॉचिंग कंडीशन आएगा। नॉचिंग कंडीशन किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज करें कि इस तरह से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसमें इसमें ये नॉचिंग पोर्शन है, इसको नॉच नॉच बोलते हैं, जहां पर कि मतलब एरिया जो है ना सडनली चेंज कर गया है। ठीक है, हो गया, एरिया सडनली चेंज कर गया। तो एरिया सडनली चेंज नहीं होगा, जो स्फेरिकल शेप है उसमें एरिया अचानक चेंज नहीं होगा, स्मूथली एक मतलब कि ज्योमेट्री कवर होगा, इसीलिए हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और खासियत है कि ये स्फेरिकल है और इसका डेंसिटी सिग्मा है। ये जो फ्लूइड है इसका डेंसिटी रो है, रो, और बहुत धूमधाम से मान रहे हैं कि सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। ठीक है। सिग्मा किससे ज्यादा है? रो से। तो एकदम तेजी से आराम से घूमता हुआ नीचे आएगा, वो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। रिकॉर्डिंग नहीं होता तो कुछ और तरीके से हम आपको बताते हैं, ठीक है, जो आपको और अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, इसको ध्यान में रखते हैं। आप देखिए, हाँ, रुको देखो, अब वेट जो है उसका, वेट, तो वेट किधर लगेगा? अपवर्ड। हाँ, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। स्फेरिकल बॉल है, रेडियस इसका स्मॉल आर है मान लीजिए, या फिर कैपिटल आर मान लीजिए। ठीक है। तो यहां होगा रो, सॉरी रो नहीं, सिग्मा, सिग्मा इंटू जी, और ये क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक। अब इस वेट के साथ वो नीचे आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बाइंड फोर्स होगा एफ बी, और वो कितना होगा? रो जी और इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि वो पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, लिक्विड के अंदर में है, इसलिए जो वॉल्यूम यहां होगा वही वॉल्यूम इसका होगा, क्योंकि पूरी तरह से सबमर्ज वॉल्यूम है। ठीक है। चूंकि सिग्मा रो से कम है, सॉरी सिग्मा से रो कम है, इसीलिए ये वाला एफ वी का वैल्यू डब्ल्यू से कम होगा। बाकी दोनों तो सेम है उसके लिए। ठीक है, बिना कैलकुलेट किए आप समझ सकते हैं कि जी और वॉल्यूम तो सेम है, वेट में भी है वही है, अंतर क्या है? सिग्मा, सिग्मा क्या है? रो से ज्यादा है, इसीलिए ये ज्यादा डोमिनेट करेगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज वेट इज ग्रेटर देन एफ बी होगा। ठीक है। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि यहां पर फ्लूइड जो है वो विस्कस फोर्स लगाएगा, फ्लूइड जो है वो विस्कस फोर्स लगाएगा, और वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। यदि ये जो स्फेरिकल बॉल है ये नीचे जा रहा है तो विस्कस फोर्स अपवर्ड लगेगा, और यदि ये बॉल किसी भी रीजन से ऊपर जा रहा होता तो विस्कस फोर्स नीचे लगता है। तो उसकी कहानी क्या है कि विस्कस फोर्स एफ विस्कस,
विस्कस फोर्स की कहानी क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑब्जर्व किया गया है आर इंटू वी। आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और v क्या है, स्पीड, और वेलोसिटी कर लीजिए क्योंकि डायरेक्शन तो पता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है। तो वेन यहां लिख देते हैं, वेन देयर इज रिलेटिव मोशन किसके बीच में, बॉल एंड फ्लूइड, देन viscous force will come into feature, ठीक है। तो विस्कस फोर्स उसके एक्टिव हो जाएगा कब, जब रिलेटिव मोशन होगा किसके बीच में, फ्लूइड और बॉल के बीच में। क्योंकि विस्कस फोर्स अब हमेशा अपोज करेगा तो वो एफ के डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस बॉल पे जो फोर्सेस लगेंगे उसका कंडीशन क्या क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एफ लगेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट लगेगा। अब खासियत क्या है, बात को समझिएगा, 2 लाइन का पॉइंट हम बताएंगे लेकिन बहुत खतरनाक पॉइंट है वो। अब इसमें समझिए कि आर और वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो विस्कस फोर्स होता कितना है, तो ये एफ बराबर हो जाता है, विस्कस बराबर होता है, इक्विटी को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेट करेंगे तो प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, या फिर इक्वेट करके लिख दें तो लिखेंगे 6 पाई इंटू म्यू इंटू आर इंटू वी। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कितना है, 6 पाई म्यू इंटू आर इंटू वी, और माइनस इसलिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है, इसलिए माइनस है, ठीक है। डाउनवर्ड अभी वेलोसिटी किधर है, माइनस नीचे, तो विस्कस फोर्स ऊपर, यदि बॉडी का वेलोसिटी ऊपर होगा तो विस्कस फोर्स नीचे, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि वहां पर भी हो रहा था। तो अब इसमें क्या है, खासियत क्या है कि एफ विस्कस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मतलब यदि बॉडी का स्पीड बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स डेवलप ज्यादा करेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है, वेट कांस्टेंट है, क्या एफ भी कांस्टेंट है, तो अब इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, नेट फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा, और वो कांस्टेंट होगा ना। जब नेट फोर्स कांस्टेंट होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, यदि किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और यदि वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उस केस में बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कैसे रहेगा, ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़े तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, और बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में बॉडी का वेलोसिटी हमेशा बढ़ता है, क्योंकि डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डेवलप करता है। एक्सेलरेशन यदि है तो चेंज इन वेलोसिटी है, और चेंज इन वेलोसिटी यदि है और वो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। अब सुनिए आगे कहानी, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो एफ वी बढ़े, ये बाइंड ये विस्कस फोर्स बढ़ेगा, तो विस्कस फोर्स ये बढ़ेगा क्योंकि सिंस क्योंकि v जो है उसका v इंक्रीज कर रहा है नीचे, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगा उसे उसे स्पीड बढ़ता जाएगा। स्पीड बढ़ने के कारण विस्कस फोर्स ज्यादा होने लगेगा, और एक ऐसा मोमेंट आएगा जब विस्कस फोर्स बाइंड फोर्स ऐड होकर के किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर हो जाएगा। तो बॉडी पे नेट फोर्स, और उस पर्टिकुलर फोर्स पे जो बॉडी का वेलोसिटी होगा उसको हम लोग वीटी बोलेंगे, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। वेन ये कब होगा, ध्यान से देखिए, एफ बी प्लस एफ विस्कस इज इक्वल टू वेट होगा, यानी एफ विस्कस
इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ बी होगा, तब उस समय जो उसके पास वेलोसिटी होगा दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। समझ पाए? और वो टर्मिनल वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन है, वो कैसे निकलेगा आप यहां देख सकते हैं, 2 मिनट में निकाल देते हैं। तो यहां आ जाएगा 6 पाई म्यू इंटू, यहां क्या होगा फिर 6 पाई म्यू इंटू आर इंटू वी, वी टी इज इक्वल टू क्या आएगा डब्ल्यू, यानी कि यहां पर सिग्मा माइनस रो इंटू जी इंटू 4/3 पाई आर क्यू। क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो वी टी बराबर क्या होगा सिग्मा माइनस रो जी 4/3 पाई आर क्यू डिवीजन में कितना 6 पाई इंटू म्यू। ये आ गया वीटी, अरे आ गया। यही आपका टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी कब मिलेगा? जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वो कैसे होगा? ऊपर बाइंड फोर्स है, नीचे वेट है, अब स्पीड बढ़ेगा क्योंकि नेट फोर्स कांस्टेंट है। नेट फोर्स कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी नीचे बढ़ता गया, उससे विस्कस फोर्स बढ़ने लगा, विस्कस फोर्स प्लस बाइंड फोर्स ऐड होकर के वेट के बराबर हो गया, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में आ गया। और वो यूनिफॉर्म मोशन में आया तो उसमें जो वेलोसिटी है उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और वही वही हमको निकालना होता है क्वेश्चन में। तो ये कंडीशन को फॉलो करते हैं हम निकाल सकते हैं। जहां एक मिनट उसके बाद पूछना, जहां सिग्मा क्या है, उस ब्लॉक उस जो बॉल है स्फेरिकल बॉल उसका डेंसिटी है, जो कि हम मान के चल रहे हैं कि वो फ्लूइड से ज्यादा होगा तभी तो वो नीचे जाएगा। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसमें स्फेरिकल बॉल को डाला गया है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। उसके बाद 4/3 होता है ना, हाँ पाई आर क्यू वो वॉल्यूम हो गया उस स्फेरिकल बॉल का, यानी रेडियस बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगा। 6 पाई कांस्टेंट है म्यू, उसका उस फ्लूइड का जो क्या बोलेंगे ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उस फ्लूइड का, वो म्यू है। ठीक है, आप बोलो क्या बोल रहे थे? कहां आर होगा? आर कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहां 2 आएगा तो यहां 2 कर दो। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, यही स्टॉक लॉ बोलता है। भाषा में लिखे हैं सर,